हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और फुल ऑन जोश से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, राइट। तो उसी पढ़ाई का सिलसिला हम आज भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं, राइट। तो मैं हूँ बेटा आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका झा, जिसके साथ मिलकर आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आई गेस वो नया नहीं रहा है कुछ खास, क्योंकि काफ़ी सारे सेशंस इसके ऊपर ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं देखा है या फिर कुछ मिस किया है तो जल्दी जल्दी जाके वो सारा कवर कर लो, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर तो मैं बता दूंगी, है ना, क्योंकि चैप्टर तो आज भी वही है। और वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। लेकिन उस पर्टिकुलर सेशन में हमने क्या पढ़ा है ये जानने के लिए तो आपको वही वाला वीडियो देखना पड़ेगा इन डेप्थ। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको अभी दे रही हूँ कि भाई हमने इसमें क्या क्या कर लिया है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था अपने इकोसिस्टम की डेफिनेशन से। इसके बाद बेटा हमने इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। कंपोनेंट्स में जब हमें पता लगा कि हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे पे फीड करते हैं, तो इससे हमारे पास फूड चेन का जो कंसेप्ट है वो निकल के आया था। फिर हमने फूड चेन जब पढ़ा तो हमने ध्यान दिया कि अगर हम नेचर में जाएंगे तो आइडियली एक सिंगल फूड चेन तो हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और हर कोई एक दूसरे पे फीड करता है। तो ये सारे के सारे फूड चेन क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं तो हमारे पास फिर फूड वेब का जो कंसेप्ट है वो निकल के आया, राइट। और इसी में जैसे कि हमने देखा हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और एक के ऊपर एक जो है वो फीड कर रहा है। तो एक के ऊपर एक जब फीड कर रहा है तो ये अलग अलग लेवल्स बन रहे हैं ना। तो इन लेवल्स को हमने बोला था कि भाई ये ट्रोफिक लेवल्स हैं। तो हमने फिर ट्रोफिक लेवल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है तो फूड चेन बना रहा है, और अगर खा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए ना अपने काम करने के लिए। तो वो जो एनर्जी है वो एक फूड चेन में कैसे पास हो रही है एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल पे। तो ये चीज़ें जो है बेटा हमने अभी तक इस चैप्टर में डील कर ली हैं। और अगर आपने मिस किया है तो आई विल सजेस्ट कि जाके आप पहले वाले सेशंस देख लीजिए, सो दैट आप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कवर कर लेंगे। अदरवाइज तो फिर यही हो जाएगा ना कि आगे कैसे बढ़े मैम, है ना, ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो ये देख लीजिए। और आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ, जो चैप्टर तो इसी का ही है लेकिन वो बहुत हद तक रिलेटेड है हमसे, हमारी हरकतों से। इंसान बाज नहीं आते ना अपने कामों से, राइट। इतना प्यारा हमारा अर्थ है बट इसको हम डिग्रेड करने पे लगे हुए हैं। तो इसी के साथ जब हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो सवाल आता है दैट हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हमारी हरकतें, हमारी एक्टिविटीज, जो हमारी डेली लाइफ का जो शेड्यूल है वो कैसे हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, ये सवाल है। और ऑब्वियसली भाई सवाल तुमसे पूछा गया है, जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो क्योंकि हर इंसान में मैं भी एक इंसान हूं तो थोड़ा बहुत जवाब हमें भी देना चाहिए। सो अगर मैं कह रही हूँ कि हमारी एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट कर रही है बेटा, तो इसको ना बहुत अलग अलग वेज में कर रही है, राइट। इसके लिए अगर मैं बोलूंगी तो बहुत सारे बेटा डिफरेंट वेज में हम जो है एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मैम डिफरेंट वेज क्या है, डिफरेंट वेज में बेटा सबसे पहले तो डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है हमारे पास, और रिसोर्सेज में भी अपने पास दो आ जाते हैं ना। एक तो है अपने पास नेचुरल और जो हमने बनाया है, राइट, वो भी। और ऊपर से ये जो मैन मेड वाले हैं, इन रिसोर्सेज को बनाने के लिए तो हमने नेचर का इस्तेमाल किया ना, तो अल्टीमेटली हम नेचर को ही हार्म कर रहे हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज एक चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा हम पोल्यूशन भी तो कॉज कर रहे हैं। पोल्यूशन जो है हम वो कॉज कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जो पूरा अपना अर्थ है वो अर्थ जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो अर्थ पे पड़ रहा है उसको कैसे हम डील करेंगे, ये सब हम आज सीखने वाले हैं, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक और चीज आ जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब बोलोगे कि मैम ये ओजोन लेयर क्या है और इसका डिप्लीशन क्या है ना।
बाकी चीजें तो फिर भी यहाँ तक क्रॉस कर गई, ये ओजोन थोड़ा किसी किसी के सर के ऊपर से गया होगा, या फिर आइडिया तो काफी लोगों को होगा कि ओजोन लेयर क्या है और ये डिप्लीट कैसे हो रहा है। तो इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में स्टार्ट करते हैं जानना कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सो बेटा जब हम ओजोन की बात करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन होता है ना। एयर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बेटा ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें से एक अपने पास ऑक्सीजन है जो सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अपने पास नाइट्रोजन है, उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, अब जब अपना हम कह रहे हैं भाई हमारे पास सूरज दादा है, सन से ट्रैवल करते हुए जो अपने बेटा यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं वो आते हैं इस ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये टूट कर बना देता है O प्लस O के एटम्स। जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो दो ऑक्सीजन एटम मिलके बनाते हैं। तो जब यूवी रेज आए, यूवी रेडिएशंस की वजह से ये ऑक्सीजन टूट के बना देता है दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे जो ये अपने नेसेंट ऑक्सीजन्स घूम रहे हैं बेटा, वो आकर बाइंड करते हैं और बनाते हैं O3, और यही जो O3 है ये कहलाता है ओजोन। ठीक है, यही O3 जो है ये कहलाता है ओजोन। एंड जब हम अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट, ये ओजोन जो है बेटा ये अपने अपर एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अपने अपर वाले एटमॉस्फेयर में हैज O3 गैस। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो O3 है, ये जो O3 है ये बेसिकली बेटा गैस होती है और ये काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। क्या होती है, ये जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। अब बोलोगे मैम तो जहरीली है मतलब खराब है ना, अच्छा है हमसे दूर है, लेकिन बेटा ये भले ही पॉइजनस है पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और फिर मैम हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो गई ये, आप तो कह रहे हो पॉइजनस है, अगर हमें मिल गई तब तो हम तो भगवान जी को प्यारे हो जाएंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होता बेटा। यूजुअली क्या होता है कि ये जो है, मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है, लग रहा हो अर्थ जैसा तो बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन गैस है बेटा, नॉट ऑक्सीजन, ये जो ओजोन गैस है ये प्रेजेंट है, और ओजोन गैस की काफी ज्यादा मोटी परत यानी कि थिक लेयर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये क्या करता है, ये जो थिक लेयर ऑफ ओजोन है ये बेटा एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। अब बोलोगे मैम ये हार्मफुल कैसे है, यूवी रेज ने हमारा क्या बिगाड़ दिया भाई जो हम इसको खराब कह रहे हैं। तो बेटा ये जो यूवी रेडिएशंस हैं, ये जो यूवी रेडिएशंस है ये बहुत बड़ा कॉज है आज के टाइम पे स्किन कैंसर के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज समथिंग दैट कैन कॉज स्किन कैंसर। इसीलिए आजकल देखना लोग जो है ना इतना ज़्यादा सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं। मार्केट में सनस्क्रीन तो सुना होगा आपने, भले ही लगाया ना हो। तो वो जो सनस्क्रीन है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बेटा जो कि यूवी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन हमारी स्किन में कम करता है और हमारे स्किन को स्किन कैंसर होने से प्रिवेंट करता है। बट ऑब्वियसली वो जो अपना सनस्क्रीन वगैरह है उसमें भी केमिकल्स होते हैं, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हार्म ज़रूर करेगा। लेकिन स्किन जो अपना बेटा सनस्क्रीन्स हैं इन्हें बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई जी अपने इसकी बात। अब बोलोगे कि मैम बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अब क्या करना है बेटा। दिक्कत पता है क्या हो रही है, क्योंकि डे बाय डे यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, डे बाय डे जो इंसान है वो मतलबी हो रहा है, अपने मतलब के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरनमेंट को परेशान कर रहा है। उसकी वजह से ये जो बेचारा ओजोन है ना, ये जो ओजोन है बेटा इसकी लेयर पतली होती जा रही है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा पहले वाला अर्थ हो गया, अर्थ तो अभी भी यही है, और ये अपना पहले वाला जो है ओजोन है, थोड़ा सा थिक लेयर बनाते हैं ना, थोड़ा सा थिक लेयर बनाएंगे,
यस, ये बेटा अपना पहले वाला ओजोन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पहले कब था, अर्लियर साइन, राइट, हाँ ये हो गया अर्लियर। नाउ अगर अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, अर्थ तो अपना वही है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बेटा जो इसकी थिकनेस है वो काफी कम हो गई है, राइट। सो ये प्रेजेंट सिनेरियो है अपना। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हुआ है, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इज बिकमिंग थिनर डे बाय डे, ठीक है, दिनों से दिन ये पतला होते जा रहा है। एंड इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट, अगर तुम इसी चीज को एक सवाल के फॉर्म में ले लो, तुम कहो जी वाई, ऐसा क्यों है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं CFCs। और CFCs क्या है, तो ये है बेटा क्लोरो फ्लूरो कार्बन, ठीक है। CFCs क्या है, CFCs है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि इस ओजोन लेयर के थिन होने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, मतलब मदद कर रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये मदद नहीं चाहिए। ओजोन थिक ही अच्छा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज जो है वो एब्जॉर्ब करे, राइट। तो ये जो इसकी थिनिंग हो रही है ना बेटा, इसी चीज को हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमें नहीं चाहिए कि ये हो, तो क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए, तो बोलोगे कि मैम ये जो जहां CFCs है ना, उन चीजों को हटा देना चाहिए। तो अब इसके लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि हमें मिलेगा कहाँ पे, राइट। तो इसको बेटा हम यूज करते हैं अपने घर में, जो फ्रिज होता है ना, रेफ्रिजरेटर, उसमें आजकल जो हमें AC का शौक चढ़ा हुआ है ना, एयर कंडीशनर्स, उसमें, एंड जितने भी बेटा एयर कूलर्स होते हैं, राइट, एयर कूलेंट्स होते हैं, उन सब में CFC का प्रयोग काफी अच्छे खासे अमाउंट में होता है। एंड अल्टीमेटली जब ये CFCs इन रेफ्रिजरेटर वगैरह से होते हैं रिलीज, तो इनका जो बेटा रिलीज है, रिलीज क्या कर रहे हैं ये CFCs इन एयर, और जब इन्होंने एयर में CFC को रिलीज किया तो अल्टीमेटली क्या कॉज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। ऐसे देखो, जो पहले ये अपना ओजोन लेयर था मोटा सा, ये काफी थिन है ना, सॉरी थिक है ना, थिक लेयर ऑफ ओजोन, बट अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा थिन हो रही है, एंड देयर आर चांसेस कि ये जो ओजोन लेयर है ये और थिन हो जाएगी। और अगर ये थिन हो गई तो बेटा सारे के सारे जो अपने हार्मफुल यूवी रेज है वो आएंगे और हम ह्यूमन को ख़त्म कर देंगे, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसमें बोलोगे कि मैम ये तो समझ आ गया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, बट क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ओजोन में एकदम छेद हो गया हो? तो जी ऐसा मानना है कि जो अपना अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ पे इस ओजोन लेयर में थोड़ा सा जो गैप है वो आ गया है, थोड़ा सा ये होल क्रिएट हो गया है। एंड पता है जब कोविड वाला टाइम आया था ना, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, हर जगह गाड़ियां वगैरह घर में थी, कोई फ्यूल नहीं है, पोल्यूशन कॉज नहीं हो रहा, तो ये जो ओजोन लेयर था ये खुद ही हील होना शुरू हो गया था। तो इसका ये मतलब है कि जो अपनी नेचुरल चीजें हैं बेटा, अगर उन्हें टाइम दिया जाए, उन्हें हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें उनके अपने हाल पर, तो वो खुद को ठीक कर सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं जो चोट लगती है, हम ना आजकल दवाइयां लगाने लग गए, अपने दादी नानी के जमाने में तो दवाइयां लगाते ही नहीं थे, चोट लगते ही उस पर हल्दी लगाते थे कि चलो ठीक है बाहर से कोई कीड़ा नहीं आएगा, और उस चोट को छोड़ दिया जाता था कि वो खुद ठीक हो,
राइट और इसी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत मस्त होती थी, और वो हर जो भी डिजीजेस थे उनसे डील कर सकते थे, राइट। तो जो भी बेटा चीज़ें हैं उनके पास इतनी पावर है कि वो खुद हील कर सकें, लेकिन हम द ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एक्चुअली लीविंग द नेचुरल थिंग्स टू हील। हम उसको नहीं छोड़ रहे, पेड़ काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं, और फिर खुद ही बैठ के ना हम ये भी बोलते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। बचपन में हर किसी ने इशू नहीं ऐसे लिखा है इस इशू पे कि जो पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, है ना, लिखा है ना। और अगर लिखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम मैंने लिखा है, मैम मैंने ये टॉपिक देखा है, राइट। तो ये जो था बेटा ये अपने डिप्लीशन ऑफ ओजोन की बात हो गई, और इसके लिए ना कुछ जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इवन CFCs को कुछ टाइम के लिए बनाने से रोका भी था कि चलो अभी थोड़ा टाइम मत करो, शायद से नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होगा और इससे थोड़ा सा जो अपना ओजोन डिप्लीशन है वो कम हो जाए, राइट। तो ये तो एक CFCs की बात होगी। इसके अलावा जो बेटा अपना बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग है जो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में भागीदार है, राइट। भागीदार एज इन वो पोल्यूशन बढ़ा रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को डे बाय डे और ज़्यादा गर्म कर रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि जो भी हमारे पास है उनको हम सही तरीके से मैनेज करें। और जब मैनेजमेंट की बात आती है अपने पास बेटा आ जाता है गार्बेज। गार्बेज यानी कि जो अपना कूड़ा कचरा होता है उसे, राइट। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन बींग्स ने गार्बेज प्रोड्यूस किया है उसको मैनेज करने का। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई गार्बेज क्या होता है, तो बेटा ये जो है अपने किचन या फिर कह लो होम बेस्ड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, जो घरों में वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं ना उन्हें हम गार्बेज कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुमने ये कचरा कहीं भी फेंक दिया या अपने घर पे रखे रह जाओगे तो बहुत गंदी स्मेल भी आने लग जाएगी और वो पाइल अप होगा तो उससे डिजीज भी होंगे, राइट। तो इसी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी अपना गार्बेज है उसको सही से मैनेज किया जाए। एंड अब मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग मेथड्स आएंगे, और जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो इसमें बेटा अपने पास सबसे टॉप पर आता है रीसाइकलिंग। ऐसा नहीं है जो तुम साइकिल चला रहे हो वापस से चलाना है, दिस इज समथिंग एल्स। देन हमारे पास एक प्रोसेस होती है इंसिनरेशन की, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। लैंडफिल है एक, वो किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बोलें तो अपना जो सीवेज वाटर होता है बेटा, है ना, जो भी देखो अपना ड्रेन में पानी जा रहा है, नदी नालों का जो पानी है, नालों का पानी है बेसिकली जो हमारे घर से निकल रहा है, बाथरूम वेस्ट हो गया जिसके अंदर फीकल मैटर मिला हुआ है, यूरिन मिला हुआ है, राइट। किचन वाला जो पानी है ये सब जाता कहाँ है, नालियों में। जो नाली का पानी होता है उसे ही ड्रेन कहते हैं, और ऑब्वियसली वो पानी कहीं तो जाएगा ना, तो बेटर है कि वो गंदा पानी नदियों में मिले उससे पहले हम उसे ट्रीट कर दे बाय द सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। तो ये कुछ मेथड्स हैं बेटा जो हम यूज कर सकते हैं इस गार्बेज को मैनेज करने के लिए, और एक एक करके ना इन सबको डिटेल में जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग का क्या मतलब होता है कि लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक प्रोडक्ट है, और एग्जाम्पल में हमने प्रोडक्ट में ले लिया अपनी नोटबुक, ठीक है, आपने क्या ले लिया, नोटबुक। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज दैट प्रोडक्ट, आप नोटबुक को यूज करोगे, आप इसमें नोट्स बनाओगे, राइट। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट यूज्ड कंप्लीटली, मतलब कि जो तुम्हारी नोटबुक थी, अगर हम इस एग्जाम्पल के साथ चले तो जो बेटा अपनी नोटबुक है वो भर गई, नोटबुक इज फिल्ड नाउ। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि हम कबाड़े वाले को देते हैं, राइट। हमने अगर वो नोटबुक किसी कबाड़े वाले को दी तो कभी सोचा है कि वो कबाड़े वाले के पास से कहाँ जाती हैं, बेटा वो भेजी जाती हैं इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे ये जो फिल्ड नोटबुक है या फिर जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज recycled to make न्यू प्रोडक्ट, ठीक है।
और अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो जो अपनी ओल्ड नोटबुक थी बेटा, ओल्ड नोटबुक इज recycled to make new copies, right? लेकिन अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो अपनी पेज क्वालिटी होगी, है ना, जो पेज क्वालिटी है न्यू वाले की इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, तो ये होता है बेटा रिसाइकलिंग के प्रोसेस में कि हमारे पास एक प्रोडक्ट था, उसको यूज करने के बाद हम वापस से उस प्रोडक्ट से न्यू चीज बनाए। मतलब कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन था, है ना, आयरन का गेट था तुम्हारे पास एक डिजाइन का, कुछ टाइम बाद जब तुमने यूज किया, लेट्स से तुम्हें ना अब लाइक सम टाइम लेटर या तो इसका डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, या फिर तुम कह लो कि भाई तुम्हें लग रहा है इस पे जंग लग रही है, तो तुम क्या करोगे, इसे तुम इंडस्ट्री में भेज दोगे। ठीक है, अब यहां क्या होगा, क्योंकि ये जो आयरन है हमें पता है ये क्या है, ये है मेटल, तो क्या किया जाएगा यहाँ इंडस्ट्री में, स्पेलिंग गलत है इंडस्ट्री की, थोड़ा सा सही करते हैं इसे, यस। सो जो अपना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ये जो आयरन गेट है बेटा, इस आयरन गेट को कर दिया जाएगा क्या, मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद हम क्या बना देंगे इस आयरन से, न्यू प्रोडक्ट। आपको जो चाहिए आपको वो बना के दे देंगे मैम। ठीक है, तो ये जो अपने पुराने प्रोडक्ट्स को हम वापस से रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे आर्स है, राइट, ये तो एक रिसाइकलिंग हो गया। अगर आपको और भी आर्स बताने तो सबसे फेमस है अपने 3 आर्स, जिसमें से रिसाइकल तो ऑब्वियसली है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, रिड्यूस। पहले तो ट्राई करो कि आप ना कोई ऐसी चीज यूज ही ना करो जो कि हमारे अर्थ को प्रॉब्लम दे सकती है, जैसे कि प्लास्टिक। यूज कम कर दो। जब तुमने यूज कम कर दिया, ठीक है, अब दूसरी चीज कि जब तुम यूज कर रहे हो तो उसको बार बार करो। जैसे कि मान लो आप कोई चीज लेकर आए, राइट, आप कोई सैंडविच स्प्रेड लेके आए लेट्स से, तो सैंडविच स्प्रेड जब खत्म हो गया तो वो जो उसका प्लास्टिक का डब्बा था हम फेंक देते हैं, राइट। इंडिया में वैसे ये चीज ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि हमारी मम्मियां बहुत स्मार्ट होती हैं, है ना, दादी नानियां अलग ही है भाई, जो भी डब्बे हैं उनको इस्तेमाल करती हैं, राइट। बट आजकल की जो नई जनरेशन है, दे बिलीव इन बाइंग न्यू थिंग्स, कि नहीं भाई घर सुंदर लगना चाहिए, हर चीज नया लेंगे। क्या जरूरत है वो आइसक्रीम का डब्बा वापस यूज करने की, क्या जरूरत है वो जो हमारे पास च्यवनप्राश का डब्बा आया उसको यूज करने की। भाई देखा है घर में, अगर अपने टाइम पहले का थोड़ा याद हो, या फिर आपने कभी अपने गांव गए हो आप, या फिर कभी नानी नानी या फिर दादी को भी देखा हो यूज करते हुए, तो वो ना पुराने जो डब्बे होते थे, जो दुकान से चीजें आ रही है ना, वो खत्म होने के बाद उसको वॉश करके वापस से यूज करते थे। तो ये जो बेटा एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसी को हम यूज कर रहे हैं अलग चीजों के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज रीयूजिंग या फिर रीयूज। एंड ऑब्वियसली तीसरा क्या है अपना, रिसाइकल, कि अब एक टाइम बाद तो ऑब्वियसली वो डब्बे खराब ही हो जाएंगे ना, कितना ही यूज कर लोगे। लेट्स से बाल्टी है, तुमने बाल्टी को 4 साल इस्तेमाल करा, एक बार बाद तो टूट जाएगी ना, अब वो बाल्टी टूट जाएगी, अब क्या किया जाए, तो उस बाल्टी को बेटा हम कबाड़े वाले को देंगे, कबाड़े वाला उसको लेके जाएगा इंडस्ट्रीज में, जहां पर अब वो जो प्लास्टिक था उसको मेल्ट करके बेटा वापस से न्यू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकल। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीन मैनेज्ड, और ऐसा होता है, राइट। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर इंसान को पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला बहुत मस्त, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अब हमें पता है कि हमारे पास किचन वेस्ट है ना, किचन वेस्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जो भी सब्जी या फ्रूट्स के छिलके हो गए, राइट, और जो मम्मी कुछ भी बना रही है, अगर लेट्स से दाल चावल कुछ बना रही है वो बच गया, या लेफ्ट ओवर फूड हो गया, राइट, किचन वेस्ट प्लस अगर कह लो फूड वेस्ट, है ना, या फिर गार्डन वेस्ट है अगर पत्ते पुत्ते हैं आपके पास। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, बरी इन पिट फॉर सम टाइम। अब इस टाइम में क्या हो जाएगा, जब मैंने कुछ टाइम के लिए कर दिया, जब इस टाइम के लिए किया है तो जो डीकम्पोजर्स हैं, है ना, जो डीकम्पोजर्स हैं, दे विल एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन द वेस्ट एंड क्या कर देंगे,
कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट देम इनटू हमस, या फिर इसे तुम ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हो। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, यही ऑर्गेनिक मैटर बेटा कहलाता है कॉम्पोस्ट। क्या कहलाता है ये? कॉम्पोस्ट। और दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत अच्छा तरीका है, ये हम सब कर सकते हैं कि इसी चीज़ की वजह से कुछ वेस्ट नहीं, आपने डस्टबिन में नहीं फेंका कि वो कहीं जाके बहुत टाइम तक पड़े रहेगा, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इससे आपने खाद बना ली, अब इसको क्या कर सकते हो तुम, राइट, इस कॉम्पोस्ट को यूज एज मैन्योर। कंपोस्ट एक तरीके का मैन्योर होता है, किसके लिए? फॉर प्लांट्स। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने घर पे यूज करिए, वरना किसी और को दे दीजिए, वो यूज कर लेंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग जो हम कर सकते हैं बेटा अपने वेस्ट मटेरियल के साथ। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे और जानेंगे अपने नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट है अपने पास इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्न टिल ऐश। तब तक जलाओ जब तक राख ना मिल जाए, तब तक जलाओ जब तक राख ना मिल जाए। कितना भारी शब्द है ना, भारी बस ऐसे ही लग रहा है, बट यूजुअली क्या होता है कि जो अपना गार्बेज है बेटा, राइट, जो वेस्ट है या फिर जो गार्बेज है उसे हम बर्न करते हैं, बर्न अप टू हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर अब बोलोगे? बोलोगे मैम कितना हो सकता है? तो बेटा मोर देन या फिर इक्विवेलेंट टू, मोर देन और इक्विवेलेंट टू 1000 डिग्रीज, ठीक है, टिल इट इज कन्वर्टेड इनटू ऐश। अब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा या फिर जो भी कह लो लिक्विड पोर्शन होगा, वो सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एयर में रिलीज हो जाएगा। और जो भी आपके पास ऐश बची है बेटा, उसको भी टाइम एंड अगेन हटाते जाते हैं ताकि ज़्यादा वेस्ट पाइल अप ना हो, और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इफ़ पॉसिबल लोग उसको सॉइल में ही मिला देते हैं। बट एक और चीज़ जो है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि अगर आपने कभी सुना हो कि खेतों में क्या करते हैं फार्मर्स की, जब उनकी फसल पक गई, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करते हैं, मतलब कि उस फसल में से जो दाने थे वो ले लेते हैं और जो फसल बच गई उसको खेत में ले जाके जला देते हैं, राइट। पंजाब साइड इसे पराली जलाना कहते हैं, राइट। और ये जो तरीका है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को हेल्प कर रहा है कि जो भी उनके पास वो इतना सारा चाफ बच गया था, कितना ही अपने गाय भैंसों के लिए चारे की तरह यूज करेंगे ना, वो जो चाफ है, चाफ क्या होता है बेटा? जब हमने स्टॉक में से ग्रेन्स निकाल लिया, ठीक है, तो वो जो चाफ है अब कहाँ ही रखेंगे, तो वो जला देते हैं फील्ड में। उनको यही लगता है कि जला देंगे तो जो भी उस राख में ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सॉइल में मिलके सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, विच इज ट्रू। लेकिन उस चाफ को जलाना इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि जब वो जलेगा तो काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जो कि अल्टीमेटली हमें ही प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। तो ये बेटा बात हो गई अपने इंसिनरेशन की। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो आ जाता है लैंडफिल। लैंडफिल का क्या मतलब है कि भाई तुम्हारे पास लैंड है, तुमने यहाँ पे लाके अपना गार्बेज रख दिया। अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि तुम लैंड को फिल कर रहे हो तो सही चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये यही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नॉर्मल लैंड ना होके जो नॉर्मल से थोड़ा शैलो लैंड होगा ना कहीं पे, वहाँ पे गार्बेज डाल दिया जाता है, इसको कवर कर देते हैं उसके बाद सॉइल से, एंड कुछ टाइम बाद वही डिकम्पोजर्स इस पे एक्ट करेंगे, राइट, वो उसको डिकम्पोज करेंगे या फिर वो मिट्टी के अंदर ही हमेशा के लिए दबा रह जाएगा। तो ये जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं बेटा उसे हम कहते हैं लैंडफिल। तो अगर हम सेंटेंस लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द लैंड विद गार्बेज। ऑब्वियसली हम गार्बेज की बात कर रहे हैं तो गार्बेज ही आएगा, एंड covering it with soil. आफ्टर दिस हम क्या करते हैं बेटा? लीव कर देते हैं, लीव दिस एज सच, ठीक है। और क्या होगा?
आफ्टर सम टाइम वो या तो डिकम्पोज हो जाएगा या फिर वो वहीं मिट्टी में दब के रहेगा, ठीक है। दी गार्बेज इज डिकम्पोज्ड। और कौन करेगा इन्हें डिकम्पोज? ऑब्वियसली जो अपने डिकम्पोजर्स हैं वो इसे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ये जो बात हो गई बेटा, ये हो गई अपने लैंडफिल के मेथड की, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बट अगेन यार, हमारे पास लैंड लिमिटेड है, कचरा बहुत करेंगे तो कहाँ रखेंगे? इंसानों को भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना, घर के लिए तो जगह ही नहीं है, कचरे के लिए अलग जगह कर लें, राइट। तो ये जो तरीका है ये हेल्पफुल तो है कि हमने कहीं गार्बेज को ठिकाना लगा दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स एज इन, जब कचरे का ढेर पड़ा रहेगा, है ना, डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, स्मेल की प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, क्योंकि वहां पे ढेर पड़ा हुआ है, लैंड ऑक्यूपाई हो रहा है। तीसरी चीज, वहां पे इंसेक्ट्स आएंगे जो डिजीज कॉज करेंगे, राइट। मक्खी जाएगी उस गार्बेज पे बैठेगी और आके तुम्हारे खाने पे बैठेगी, राइट। तो इससे डिजीजेस कॉज होंगी। तो ये चीज होती है जब हम लैंडफिल के लिए वो करते हैं। और लैंडफिल में ही अगर हम देखें ना कि ये जो गार्बेज, अगर इस गार्बेज में बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं इजीली, वो और ज्यादा ये प्रॉब्लम कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई लैंडफिल की बात। और लास्टली हमारे पास रहता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो अपने पास ट्रीटमेंट करनी है हमने, किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर दैट कंटेन्स यूरिन, फीकल मैटर मतलब जो पॉटी वगैरह होती है, राइट, फीकल मैटर एंड वाटर फ्रॉम किचन वेस्ट। अब ये पानी कहाँ जा रहा है भाई? ठीक है, अब ये बेटा जा रहा है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू ड्रेन्स, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमने इसको ट्रीट करना है। एंड वंस जो वाटर बेटा ट्रीटेड है ना, जो ट्रीटेड वाटर है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम उसके बाद रिवर्स में छोड़ते हैं। पहले सीधा नदी नालों में डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो गंदा ही हो जाएगा ना पानी। और अगर हमने उस पानी को ट्रीट कर दिया, अच्छे से साफ कर दिया है, उसके बाद रिवर्स में डालेंगे तो रिवर्स में जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे कि मछलियां रह रही हैं, वो भी हैप्पी हो जाएंगी। एंड अल्टीमेटली क्योंकि उन्हीं रिवर्स है तो हमें भी पानी मिलता है ना, तो हम भी हेल्थी रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट ट्रीटेड वाटर इज रिलीज्ड इन रिवर्स यूजुअली, राइट। और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनके पास अगर कोई वाटर रिजर्वॉयर है तो वहां पे इसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बेटा अपने वेस्ट को मैनेज करने का। तो यहां तक था अपना आज का पूरा सेशन। एंड यहीं पर अपना ये जो चैप्टर है ये भी फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना, हमने फूड चेन देखा, फूड वेब के बारे में जाना, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में जाना, एनर्जी फ्लो के बारे में जाना, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है वो चीज भी हमने जान ली। फिर हमने आज पढ़ा कि ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर खराब कैसे हो रहा है, मतलब उसकी डिप्लीशन कैसे हो रही है। इसके अलावा बेटा हमने ये देखा कि जो अपने गार्बेज है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें हमने 5 मेन तरीके देखे हैं। तो आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपको ये पढ़ने में भी मजा आया होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग ना जो हम सबको पता होना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी पर्पज से बेटा ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है एंड दे एक्सपेक्ट कि आप ये चीज पढ़ो। एंड ऑल्सो अभी अगर हम देखें तो ये चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। 6 नंबर का ये चैप्टर आया था, तो डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कीप स्टडिंग द चैप्टर, राइट। हम दोबारा से मिलेंगे किसी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको रहना है हैप्पी, हेल्दी और सेफ, राइट। सो ये तो आप करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास नोट्स हैं, है ना, कुछ तो आपके पास आगे होंगे और ऑब्वियसली ये भी आपको चाहिए होगा। तो आपने अगर स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कर लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आप यहाँ नए हैं तो बेटा जी आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको ये सारे के सारे नोट्स जो है वहाँ मिल जाएंगे। आप हमें
टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल जाए, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।